सभी को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में राष्ट्रवाद की। एक्चुअल में यह कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तक भारत व समकालीन विश्व भाग 2। इस किताब के दूसरी इकाई है ये। इसका पहला वीडियो रहेगा भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले वाली जो यूनिट थी यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके सारे वीडियो तैयार करके हमने डाल दिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वहाँ जाके आप जरूर देखें। आप अपना अमूल्य सुझाव जरूर डालते रहें, सभी संबंधित स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें। और आप चैनल में जुड़े हुए हैं तो आपका शुक्रिया। आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्द ही जब भी वीडियो तैयार हो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। चलिए हम बात कर लेते हैं भारत के अंदर राष्ट्रवाद की। तो मैंने पहले ही बता दिया था, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद को आपने समझ लिया है। तो यूरोप के अंदर आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और इसके बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। देखो, राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव जब तक पैदा नहीं होगा तब तक राष्ट्रवाद नहीं पनप पाएगा। यानी नए प्रतीक, चिन्ह, नए गीत, विचार से नए संपर्क स्थापित होते हैं और समुदाय और सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, कुछ एक चीज ऐसी होती हैं जो देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं कि ये सारी चीजें हैं, तब जाके एक राष्ट्र तैयार हो रहा है। ये यहाँ तक की बातें एक सी हैं तो इसका मतलब इस सीमा के अंदर जो भी आएगा वो एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित हो जाता है। यानी इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। अब हम भारत की बात देख लेते हैं तो भारत के अंदर उपनिवेशवाद रहा है और भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के साथ गहरी जुड़ी हुई है। और आपको पता ही है, भारत के अंदर अंग्रेजों का राज रहा है। तो ये जो अंग्रेजों का राज था, इसके विरुद्ध जो भावना भड़की वो ही राष्ट्रवाद के रूप में प्रबल हुई। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान आपसी एकता को पहचान मिली। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूह को एक साथ बांधने का काम किया। हर वर्ग और समूह पे अलग अलग असर रहा है उपनिवेशवाद का। उनके अनुभव भी अलग रहे हैं, स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न हो सकते हैं। महात्मा गांधी ने इस पूरे आंदोलन को एक नया प्रारूप दिया, विशालता के साथ खड़ा किया। कुल मिला के इस एकता के अंदर गांधी जी का योगदान जो है महत्वपूर्ण रहा है। यानी इस आंदोलन को खड़ा करने के अंदर गांधी जी का योगदान जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हमने पहले वाली जो किताब की बात करें तो उसके अंदर 1920 तक की जो डिटेल थी उनको समझा। अब हम 1920 के बाद की जो डिटेल यानी 1919 और 1920 इसके आसपास से बाद की जो डिटेल है वो हम समझेंगे, क्योंकि ये जो पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2, इससे पहले वाली जो किताब है उसके अंदर इसका जो पृष्ठभूमि है वो डाल दी है। तो वो अन्य वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा ये चित्र दिखा रखा है, इसके अंदर क्लियर कर रखा है कि 1919 के अंदर जो अप्रैल के अंदर किस प्रकार से जन सलाब के रूप में लोग उमड़ के आए गांधी जी के साथ है। और ये एक शुरुआत थी। गांधी जी आते हैं इंडिया के अंदर, आने के बाद में किस प्रकार से उन्होंने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। अब हम इसको 3 भागों में समझने का प्रयास करेंगे। एक तो पहला विश्व युद्ध, उसके बाद में खिलाफत और असहयोग। इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में इसको समझेंगे। इस राष्ट्रवाद को, भारत के अंदर राष्ट्रवाद किस प्रकार से उभरता है। तो हम पहले विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं। तो बताया है जैसे 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हुए, संघर्षों की नई पद्धतियां सामने आई। इन बदलावों को हम कैसे समझें, क्या परिणाम रहे, इन सारी बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात तो आती है विश्व युद्ध की। यहाँ पर क्या हुआ था, यानी विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। देखो, यहाँ पर क्लियर किया गया है, यानी विश्व युद्ध के साथ साथ में भारत के संदर्भ की बात करें तो एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति यहाँ दिखती है। और इससे के कारण यानी व्यय के अंदर खर्च काफ़ी इजाफा होता है, क्योंकि काफ़ी पैसा लग रहा है युद्ध के अंदर। खर्चों की भरपाई के लिए बहुत सारे टैक्स लगा दिए, शुल्क बढ़ा दिए, आयकर शुरू कर दिया। यानी आयकर की बात करें तो ये अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में अपने खर्चों की भरपाई के लिए इनकम टैक्स शुरू किया। इससे पहले इनकम टैक्स नहीं लग रहा था।
कीमतें काफ़ी बढ़ गई। 1913 से 18 के बीच में तो कह रहे हैं कि दुगनी तक पहुंच गई थी कीमतें, यानी 5 साल के अंदर कीमतें दुगनी हो गई। इसके कारण लोगों की काफ़ी मुश्किलें बढ़ी, लोगों को ज़बरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया। ये प्राचीन जो भारतीय संस्कृति थी इसके खिलाफ लग रहा था, इससे भी काफ़ी गुस्सा हुआ। 1918, 19 और 20-21 के अंदर काफ़ी अकाल की स्थितियां रही, काफ़ी फसल खराब हुई, खाद्यान्न का अभाव पैदा हो गया और साथ में फ्लू महामारी का प्रकोप भी हुआ। और बताते हैं कि 1921 की जो जनगणना हुई उसके अंदर करीबन 120-30 लाख लोग कम हो पाए, यानी इतने लोग कम हो गए, कितने लोग मारे गए। तो इसका मतलब लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था मैनेजमेंट को लेके कि अंग्रेज़ों ने अच्छी तरह से देश को हैंडल नहीं किया और ये मुश्किलें जो है धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। कुल मिला के बात ये है कि वर्ल्ड वार के बाद में काफ़ी गुस्सा लोगों को आया, कारण मैनेजमेंट पुख्ता नहीं था। और सत्याग्रह की बात करें तो गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ सत्याग्रह। गांधी जी 1915 में इंडिया आते हैं और इंडिया से पहले उन्होंने अफ्रीका में जिस प्रकार से आंदोलन किए सभी इससे परिचित हैं। ये एक चित्र दिखाया है अफ्रीका के अंदर आंदोलन में गांधी जी एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। गांधी जी ने काफ़ी स्ट्रगल किया है और उसको गांधी जी को पता था, यानी हम बात सत्याग्रह की कर रहे हैं, गांधी जी को ये पता था कि अंग्रेज एक बहुत बड़ी पावर है, उनके साथ टकराना एक तरीके से ही होगा, हम हथियारों के साथ नहीं टकरा सकते। और इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, यानी सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। और इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। यानी जो आदमी आपको परेशान कर रहा है उसके विरुद्ध सत्याग्रह एक ऐसा सशक्त हथियार है, उसके अंदर आप शारीरिक रूप से उससे भिड़ नहीं सकते हैं, बल्कि मानसिक रूप से उसको ये आभास करवा दें। यानी बताया है कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सारे संघर्ष में सफल हो सकता है। यानी इसके लिए क्या है, दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझकोड़ना चाहिए, यानी जो आपके ऊपर दमन कर रहा है उसकी चेतना को जगाया जाएगा। और जब उसको एहसास हो जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और ये इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तब ऑटोमेटिक ही वो अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। यही तो सत्याग्रह है। और गांधी जी का ये जो प्रयोग है काफ़ी सफल भी रहा है और गांधी जी ने इस सत्याग्रह के सफल एग्जाम्पल स्थापित भी किए। 1917 का चंपारण जो आंदोलन हुआ था, उसके साथ साथ गुजरात का खेड़ा और एक सूती मिल का मामला था, वहाँ के मजदूरों के साथ भी गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया। कुल मिला के गांधी जी का सत्याग्रह है काफ़ी सफल रहा। लोगों को इसके अंदर ऐसे बिंदु महसूस हुए कि हम इतनी बड़ी पावर के साथ इस प्रयोग के साथ जूझ सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, भगा सकते हैं अंग्रेजों को। और गांधी जी के अगर सत्याग्रह के विचार की बात करें तो सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, यानी सत्याग्रह ही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वो अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी हम अपने जो शत्रु के साथ शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य की भावना का आधार होता है, इसीलिए इस बल को सत्याग्रह नाम दिया गया है। यानी आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन और यूरोप के मुकाबले नहीं, इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। और ये गांधी जी जानते थे कि ब्रिटेन जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है, उनके पास बहुत सारे हथियार हैं, हम हथियारों के साथ इनसे लड़के और देश को आज़ाद करवा लें, ये संभव नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने अपना जो रास्ता है वो एक अलग रूप में तैयार किया और उससे अंग्रेज़ों को मजबूर होना पड़ा देश छोड़ने के लिए। इसके बाद में जो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट
के बारे में आपने सुना है, काला कानून के नाम से आपने सुना होगा, रोलेट एक्ट, वही रोलेट एक्ट है। यानी ऊपर जो सत्याग्रह हमने समझा उससे काफ़ी गांधी जी को उत्साह मिला और गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट जो एक ऐसा कानून था और उस कानून के अंदर बहुत सारी विसंगतियां थी और उस कानून की विसंगतियों को अंग्रेज़ों तक पहुंचाने के लिए ये आंदोलन जो है, यानी रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन गांधी जी ने तैयार किया। और इस रोलेट एक्ट की बात करें तो भारतीय सदस्यों के भारी बावजूद के बाद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जल्दबाजी में पास कर दिया, यानी ब्रिटेन की जो संसद थी वहाँ पास करके और ज़बरदस्ती यहाँ इंडिया के अंदर इसको भेज दिया। और इसके अंदर कलियत दे रखा है कि कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार इसमें, यानी इसके अंदर न तो दलील न वकील, ऐसी बात आती है कि जबरदस्ती जेलों में ठूस दिया, कोई उनकी सुनवाई का उनके पास अधिकार नहीं रहा। तो कुल मिला के काला कानून के नाम से जाना गया और महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक संज्ञा चाहते थे और 6 अप्रैल को एक हड़ताल के रूप में इस आंदोलन के विरुद्ध एक शुरुआत चाह रहे थे और ये सफल भी रही। इसके अंदर बताया गया है रैली जुलूस होना है और सभी जो वर्कशॉप वगैरह थी वहाँ पर हड़ताल है, दुकानें बंद होना है और बाकी जो रेलवे टेलीग्राम सभी ऑफिस थे इनको बंद करना है। कुल मिला के अंग्रेज़ भयभीत थे कि हमारे ये जो सिस्टम है अगर ये ठप हो जाते हैं तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया और काफ़ी लोगों को अंग्रेज़ों ने हिरासत में लिया गया। गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंक, डाकखाने, रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, मार्शल लॉ यानी फौजी शासन लागू कर दिया गया। और इसके बाद में आता है जनरल डायर का चैप्टर। तो मार्शल लॉ लागू हो गया। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर जिस प्रकार से जघन्य जो नरसंहार किया उसकी बात करें तो ये जो बात है ये 13 अप्रैल की है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये तारीख आप याद रखें, सन तो आपको पता है 1919 की है। और इस दिन जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और ये बैसाखी मेले की बात है। लोगों को पता नहीं था कि वहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। ये मैदान चारों तरफ से पैक था और जनरल डायर को पता लगा तो वहाँ पर हथियारबंद सैनिक पहुँचे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं इसके अंदर। काफ़ी गुस्सा होता है, पूरा वर्ल्ड गुस्सा होता है, देश की बात नहीं वर्ल्ड गुस्सा होता है। और अगर बात करें अंग्रेज़ों की तो उन्होंने कहा कि हम तो एक उनके ऊपर सिर्फ दहशत फैलाना चाहते थे। और कुल मिला के अंग्रेज़ों की जो कमेटी गठित हुई उन्होंने जनरल डायर को उसके अंदर से फ्री कर दिया था। कुछ नहीं हुआ जनरल डायर का। कुल मिला के बात यही आती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से राष्ट्रवाद की भावना है और ज़्यादा प्रखर हुई और जलियांवाला बाग की खबर चारों तरफ फैली। सब जगह हड़तालें हुई, सरकारी इमारतों पर हमले हुए। सरकार ने इन कार्रवाइयों को बड़ी निर्ममता से कुचल दिया, बहुत सारे लोगों को परेशान किया। यानी सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घसीटने, मारने पीटने, ये सारे काम जो हैं बड़े छोटे बातें, लेकिन बड़े बड़े जो अत्याचार हैं सत्याग्रहियों पर किए गए। और गांधी जी को लगा कि ये जो स्थितियां हैं ये विकट होती जा रही हैं तो हिंसा फैलती थी। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि गांधी जी का मकसद एक ही रहता था कि हम हिंसा के सहारे अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते, क्योंकि लड़ाई के अंदर अंग्रेजों के पास इतना ज़्यादा हथियार, इतनी ज़्यादा पावर है कि उसके खिलाफ हम टिक नहीं सकते हैं। इसीलिए जब भी हिंसा फैलती दिखती थी गांधी जी पीछे सट जाते थे। और ये उन परिस्थितियों के हिसाब से सही भी है। वर्तमान में हो सकता है कि लोग कहें कि ये डिसीजन जो है उनका अच्छा नहीं हुआ होगा। रोलेट एक्ट एक ऐसा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से बड़े शहरों कस्बों में भी चल रहा था। गांधी जी ने पूरे भारत में इसको फैलाना चाह रहे थे और उसके लिए एक चीज़ थी, पूरे भारत के अंदर फैलाने के लिए वो एक बात को समझते थे कि हिंदू मुस्लिम जब तक एक नहीं होंगे तब तक कोई एक आंदोलन तैयार नहीं होगा।
और उसके लिए खिलाफत का जो कॉन्सेप्ट आया था इसको अच्छा माना। और एक्चुअल में खिलाफत का कॉन्सेप्ट आया था, ये ओटोमन साम्राज्य था और ये मुस्लिम साम्राज्य था, तुर्की इसका सेंटर पॉइंट था, वहाँ ये अंग्रेज़ों से हार चुके थे, यानी ओटोमन जो साम्राज्य है अंग्रेज़ों से हार गया। और ये पूरे वर्ल्ड में ही अफवाह फैली, इंडिया में भी आई कि ओटोमन साम्राज्य के हारने के बाद में इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, जिसको खलीफा के नाम से जानते थे, उसके साथ अंग्रेज एक सख्त संधि करेंगे। और इससे भारतीय मुसलमानों को भी काफ़ी डर महसूस हुआ। तो उन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव बनाया जाए और उसी दबाव के संदर्भ में मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति बनी। इसके अंदर मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मिलके और युवा मुस्लिम नेताओं के साथ एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने गांधी जी से भी बातचीत करने का आग्रह किया। गांधी जी को लगा कि इस बहाने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होगी और गांधी जी ने खिलाफत का समर्थन किया। कुल मिला के बात यही है कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करने के लिए दोनों धर्मों को एक साथ लाने का जो सबसे सशक्त प्रयास जो गांधी जी का था वो कारगर भी रहा। इसके अंदर कोई बुराई नहीं है कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर मुस्लिमों का योगदान जो है वो कम रहा है, वो बेहतरीन रहा है। इसके बाद में आती है असहयोग की बात। असहयोग की बात गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज्य 1909 में लिखी है। इसके अंदर कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासक यानी ब्रिटिश शासन जो है ये भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है, यानी क्लियर है। उन्होंने गांधी जी ने साफ कहा है कि ये अंग्रेज हमारे सहयोग से यहाँ आए हैं, अगर हम सहयोग बंद कर देंगे तो भाग जाएंगे। तो इसने कहा है गांधी जी ने कि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर ब्रिटिश शासन ढेर हो जाएगा, स्वराज्य स्थापित हो जाएगा। छोटी सी बात है। अगर हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ही वो यहाँ चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उनके सहयोग अपने सहयोग के बगैर उनका काम नहीं चलेगा। यानी असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार के द्वारा जो उपाधियां दी, पदवियां दी, वो लौटानी है। सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालत, विधान परिषद, स्कूल, कॉलेज, विदेशी सामान, सब का बहिष्कार करना है। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सभी में अवज्ञा शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो 1920 की जो गर्मियों के अंदर गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने देश भर में यात्राएं करने लगे और कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित भी थे। उनको लगता था कि गांधी जी का ये जो विचार है ये अच्छा नहीं है, लोग मानेंगे नहीं और अंग्रेज जो एक इतनी बड़ी ताकत है, इतने छोटे से कदम से जो है इनके ऊपर कुछ असर होगा भी नहीं। और वे नवंबर 1920 में विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा करेंगे। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चली। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थक और विरोधियों की भी सहमति नहीं बन रही। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन होता है उसके अंदर ये स्वीकृति मिली कि गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन करें। और ये असहयोग आंदोलन था, यही अंग्रेजों के एक छत्र राज के अंदर कील ठोकने के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन रहा। और देखो इस चित्र के अंदर दिखाया है विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही। एक्चुअल में ये जो काम थे ये एक प्रतीक के रूप में थे। अंग्रेजों को ये एहसास हो जाए कि हमारी चीज़ों का ये बहिष्कार कर रहे हैं, हमारा बहिष्कार कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो इनके ऊपर चीज़ें थोपी जा रही हैं उन सब का बहिष्कार कर रहे हैं, ये खुद की चीज़ चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के देश को राष्ट्रवाद की ओर ले जा रही थी। तो इस संक्षिप्त वीडियो के अंदर हम राष्ट्रवाद की भावनाएं किस प्रकार से आगे बढ़ी हमने समझा। पहले विश्व युद्ध के बाद में सत्याग्रह के अंदर असहयोग, इन सारी खिलाफत के अंदर किस प्रकार से देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है प्रबल हुई। इसका आगामी जो भाग है अगले वीडियो में डालेंगे। ये वीडियो लंबा हो जाता, आप जुड़े हमसे। हम जल्द ही आगामी वीडियो के साथ आपसे पुनः मुखातिब होंगे। आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद।